Hello boys and girls, this is Mohit Agarwal here and very important class in which we are going to cover up the remaining amendments that were left to be done from my side. Yes, much awaited class this one. But let me tell you, भयानक इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाला है. अमेंडमेंट्स का कारण तो हर बार ही बताया जाता है, आज तो मैं प्रैक्टिकली उसको अप्लाई भी करके दिखाऊंगा आपको एमसीए के वेबसाइट वगैरह में ले जा करके आपको. इसके पहले मैं आपको बता दूं, अच्छा 2020 टर्म के जो अमेंडमेंट है लगभग 2-2.5 घंटे के अंदर होता है. मैंने ऑलरेडी 1 आवर 52 मिनट का अमेंडमेंट क्लास जो आप लोग के लिए अपलोड कर दिया था. इस अमेंडमेंट क्लास में रिमेनिंग अमेंडमेंट जो है, जो अपना बच गया था, बाकी रह गया था, वो अपने डिस्कस करके उसको फिनिश ऑफ करने वाले हैं दोस्तों. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद द अमेंडमेंट. बट मैं आपको बता दूं, अगर पिछला वाला अमेंडमेंट क्लास आपने नहीं देखा है, मेक श्योर यू वॉच इट. श्योर, ओके, लेट अस स्टार्ट ये वाला अमेंडमेंट क्लास. दोस्तों क्या अमेंडमेंट है, एटसेट्रा एटसेट्रा, क्या कारण है, वो सब मैंने ऑलरेडी फर्स्ट अमेंडमेंट क्लास ऑफ 2020 टर्म यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, वहां से आप पक्का से देख लीजिएगा. उसके बाद ये वाला अमेंडमेंट क्लास जो है पक्का से देखिएगा. चलिए आइए. नहीं ऐसा नहीं है, बोथ आर इंडिपेंडेंट नॉट कोरिलेटेड, तो यू कैन वॉच एनी ऑफ द टू क्लासेस बिफोर. बट अगर आपने फर्स्ट क्लास देख रखा है तो वहां पर मैंने डिस्कस कर रखा है कि कौन सा अमेंडमेंट का आने का कारण क्या था और कितना अमेंडमेंट्स है टोटल, वो सब आपको फर्स्ट क्लास में मिल जाएगा. चलिए आइए, चैप्टर नंबर 11, फर्स्ट 10 चैप्टर्स के अमेंडमेंट डिस्कस कर लिए गए थे. अब रिमेनिंग चैप्टर्स के अमेंडमेंट जो है फटाफट अपने सल्टाते हैं डिस्कस करके. चैप्टर नंबर 11, फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स. इसमें रूल बेस्ड अमेंडमेंट है. रूल नंबर 12 ए के अंदर अमेंडमेंट है. सर ये होता क्या है, याद करिए, डायरेक्टर लोग को केवाईसी फॉर्म जमा करना पड़ता था, DIR3 केवाईसी. तो जो DIR3 केवाईसी फॉर्म है वो एनुअल रिक्वायरमेंट है, इट इज एन एनुअल रिक्वायरमेंट. तो DIR3 केवाईसी फॉर्म एनुअल रिक्वायरमेंट है जो कि डायरेक्टर लोग को अपना केवाईसी करने के लिए जमा करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है फॉर्म DIR3 केवाईसी. उसमें बहुत सारा डिटेल्स वगैरह जो है वो हम लोग को देना पड़ता है, ठीक है, पासपोर्ट का भी डिटेल्स वगैरह आता है. अब अमेंडमेंट क्या है सर ये बताओ. केवाईसी हम लोग को समझ में आता है, अमेंडमेंट क्या है. अमेंडमेंट ये है कि जो एवरी फाइनेंशियल ईयर का DIR3 केवाईसी हम लोग को अपलोड करने बोला जाता था 30 जून तक, उसको इन्होंने 30 सितंबर कर दिया, 30th ऑफ सितंबर. और मैं आपको बता दूं, पिछला साल तो 30 जून संभव ही नहीं था, तो इन्होंने बढ़ाते बढ़ाते 14 अक्टूबर कर रखा था. बट अब यहां पर रूल्स में 30 जून को तो इन्होंने उड़ाई दिया है और उसके जगह नया डेट आ गया 30th ऑफ सितंबर. ठीक है. अब एक और अमेंडमेंट ये है यहां पर, DIR3 KYC, मैंने क्या कहा, एनुअल रिक्वायरमेंट है. DIR3 KYC इज एन एनुअल रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय 30th ऑफ जून की जगह सितंबर, 30 सितंबर. एनुअल रिक्वायरमेंट DIR3 KYC हर साल जमा करना पड़ेगा. लेकिन यहीं पर इन्होंने एक चीज हम लोग को और बताया, प्रोविजो लगा करके, कि अगर आप DIR3 KYC वेब फॉर्म जमा करते हैं, DIR3 KYC वेब के जरिए आप अपना KYC का एनुअल रिक्वायरमेंट पूरा कर लेते हैं 30 सितंबर तक, तो आपको DIR3 KYC का जो ई फॉर्म है वो अपलोड करने का दरकार नहीं है. इट इज एज गुड एज कि DIR3 KYC जो है वो आपका अपलोड हो गया. लेकिन ये फैसिलिटी उसी के लिए जो कम से कम एक बार DIR3 KYC जमा कर रखा हो. यानी मैंने पिछले साल DIR3 KYC जमा कर दिया, ठीक है. अब इस साल मेरे को 30 सितंबर तक करना है ना, 30th ऑफ सितंबर, फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए, फाइनेंशियल 1920 के लिए मेरे को 30 सितंबर 2020 तक DIR3 KYC जमा करना है ना. लेकिन फिर इन्होंने प्रोविजो लगा करके बोला, मोहित जी आपने तो पिछले साल DIR3 KYC जमा किया था ना. तो मोहित जी ने बोला, लेकिन आप ही तो बोले थे हर साल DIR3 KYC जमा करना है. बोला सुनिए ना, अगर आप DIR3 KYC वेब जमा कर दे रहे हैं तो इट विल बी डीम्ड कि आपने DIR3 KYC जमा कर दिया. मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि एक बार तो भैया DIR3 KYC लगाना होगा, उसके बाद एनुअल रिक्वायरमेंट DIR3 KYC का डीम्ड टू बी कंप्लाइड हो जाएगा अगर आप DIR3 KYC वेब कर लेते हैं. अब ये क्या है मैं आपको करके दिखाता हूं, एमसी के साइड में चलिए मैं आपको दिखाता हूं. बट पहले एक बार प्रोविजन फिर से पढ़ लेते हैं. ये तो ड्राफ्टिंग एरर था, हु हैज बीन अलॉटेड डिन, उसकी जगह कर दिया हु होल्ड्स डिन. ये रूल 12A क्या है, ये रूल 12A KYC के बारे में बोल रहा है, ठीक है. तो जो ये रूल 12A है, इट टॉक्स अबाउट योर KYC compliance. Oops, this pen. Yeah.
इट टॉक्स अबाउट योर केवाईसी कंप्लायंस। तो हु होल्ड्स डिन, ठीक है, हु होल्ड्स डिन उसको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा ई फॉर्म DIR3 KYC। पहले 30 जून था, अभी उसके जगह क्या आ गया बताइए, तो 30 सितंबर। ठीक है, तो DIR3 KYC फॉर्म आपको एनुअल रिक्वायरमेंट है, बोला 30 सितंबर तक आपको जमा कर देना है। लेकिन उसके बाद एक प्रोविजन और डाला गया, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर एन इंडिविजुअल हु हैज ऑलरेडी सबमिटेड ई फॉर्म DIR3 KYC इन रिलेशन टू एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी मैंने पिछला फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए तो DIR3 KYC जमा कर रखा है, हाँ कर रखा है, तो उसके लिए क्या बोला जा रहा है, अगर आपने एक बार DIR3 KYC जमा कर रखा है, अब आप सबमिट करते हैं वेब फॉर्म DIR3 KYC, वेब फॉर्म का नाम है DIR3 KYC वेब through the web service in relation to any subsequent financial year, it shall be deemed to the compliance of the rule for the said financial year। तो ये रूल में KYC जमा करने बोल रहे हैं, फॉर्म नंबर बताइए DIR3 KYC, पहला बार तो जमा करना ही पड़ेगा DIR3 KYC, उसके बाद अगले फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स वो DIR3 KYC वेब फॉर्म जमा कर दे तो उसे DIR3 KYC डीम्ड टू बी सबमिटेड हो जाएगा। समझ में आ गया ये बात, क्योंकि DIR3 KYC जो है ना, उसमें बहुत सारा जबरदस्ती का हम लोग को ज्ञान भरना पड़ता है। अब हर साल ये ज्ञान कौन भरे, समझ में आ रहा है, माता का नाम, पिता का नाम, एक बार बता दो यार, हर साल ये सब क्या चेंज होते हैं, जवाब है नहीं। तो इसलिए इसका एक शॉर्टकट आया DIR3 KYC का कंप्लायंस को पूरा करने के लिए, DIR3 KYC वेब। इसमें कुछ नहीं है, 5 से 10 मिनट के अंदर ये आपका, 5 मिनट भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 2-3 मिनट के अंदर आपका जो है ये DIR3 KYC वेब फॉर्म जो है वो अपलोड हो जाता है। इसमें खाली आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन करना पड़ता है बस, और कोई डिटेल इन लोग नहीं मानता। चलिए आइए मैं आपको करके दिखाता हूं। अपने को जाना पड़ेगा MCA के साइट पर, आइए लेकर के चलता हूं। पढ़ाई करो तो पूरा सीख करके करो, जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई कर सको। आइए लेट अस गो टू MCA.in। There we go, MCA.gov.in। PM केयर भाई मैंने आपको डोनेशन दे दिया है। अब बच्चों आपसे भी अगर कुछ बनता है तो जितना भी आपका क्षमता है, 50, 100 और 200 रुपया, वो आप डोनेट कर सकते हैं। आइए प्रोसीड टू MCA। आप देखिए जाइएगा MCA सर्विसेज में, MCA सर्विसेज में जब आप जाएंगे, गो टू MCA सर्विसेज, यहां देखिए आपको DIR3 KYC वेब दिखाई दिया ना, यहां आ जाइए, DIR3 KYC वेब, हियर वी गो। इसको आप क्लिक करिए, ताला लगा हुआ मतलब आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है वो देना पड़ेगा। आप भी MCA को यूज कर सकते हैं, आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होना चाहिए, नहीं है अगर तो आप नीचे में जाकर के देखिए रजिस्टर नाउ में रजिस्टर कर सकते हैं। मेरे पास है ऑलरेडी मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड, तो मैं इसको लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू जो है क्रिएट कर ले रहा हूं। पासवर्ड आई गॉट इट, दिख तो नहीं रहा ना, दिख भी रहा तो क्या है, मेरी बच्चे हैं आप लोग। तो ये अमेंडमेंट अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, जीवन में नहीं भूलेंगे। क्लियर दाब दिया सर। जैसे मैंने जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन सिखाया था तो एक बकाया कंपनी खोल करके दिखाया था आपको, कंपनी इनकॉर्पोरेट करके दिखाया था, साथ में अपने मिल करके कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी क्लास के अंदर। चलिए अब आइए, अब खुल जाएगा, जो कि मैंने लॉगिन कर दिया। ये रहा DIR3 KYC वेब, देखिए क्या होता है। इसमें आपको अपना डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर डिन टाइप करना होगा। अगर आपको डिन याद नहीं हो तो क्या तरीका है बताइए। मेरे पास तो डिन मेरा है, बट अगर आपको याद नहीं हो तो आप कंपनी का मास्टर डेटा में जाइएगा, व्यू कंपनी डिटेल्स में जाइएगा, वहां पर आप कंपनी का नाम टाइप करिए, वहां पर
कंपनी का नाम जब आप टाइप करेंगे पूरा कंपनी का डिटेल्स आ जाएगा, डायरेक्टर लोग में भी आ जाएगा, डायरेक्टर को क्लिक करेंगे उनका दिन भी दिखाई दे देगा। मैं अपना ही कंप्लायंस कर ले रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते मेरा कंप्लायंस भी हो जाएगा, क्योंकि 30 सितंबर तक भाई ये सब करना है। यही फॉर्म है, बस यही फॉर्म है DIR3 KYC वेब का, बस इतना ही। सेंड OTP करना पड़ेगा, मोबाइल का OTP अलग आएगा, मेल आईडी का OTP अलग आएगा, दोनों OTP आपको यहां पर टाइप कर देना है। आ गया जी OTP, यस आई हैव गॉट द OTP 564। अब ईमेल आईडी जो है, ईमेल का OTP आया होगा, बिल्कुल आ गया है। वेरीफाई OTP डन, आई एक्सेप्ट करिए, प्रोसीड करिए, सबमिट, इट्स डन। फीस कितना लगता है? 0। ये सब फॉर्म का DIR3 KYC वेब का कोई फीस नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप ये नहीं करेंगे 30 सितंबर तक तो पेनल्टी लग जाएगा 5,000 रुपया, ठीक है। इट्स डन, बैक टू द नोट्स। और ये देखिए ये MCA का एक्नॉलेजमेंट आ गया, ठीक है। SRN जिससे कि हम लोग अपना सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है, हम लोग अपना पूरा सर्विस रिक्वेस्ट वगैरह देख सकते हैं, ये रहा सारा डिटेल्स वगैरह, और एक्नॉलेजमेंट हो गया कि हाँ भाई आपका DIR3 KYC जो है वो जमा हो चुका है। सुबह चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब ये अमेंडमेंट आप बोलिए, भूल सकेंगे क्या रूल 12A का अमेंडमेंट जो है? हर साल DIR3 KYC जमा करना है 30 सितंबर तक, लेकिन जिसने एक बार DIR3 KYC जमा कर दिया उसके लिए DIR3 KYC वेब का ऑप्शन है, वो आप जमा कर देंगे 30 सितंबर तक तो ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा, डीम मान लिया जाएगा कि आपने ये रूल को कंप्लाई कर लिया, DIR3 KYC फिर से जमा करने का दरकार नहीं है। वेब अगर कर दिया आपने तो, नहीं किया तो पेनल्टी 5,000 रुपया लगेगा। ओके, अगर आपको अपना आगे बोल रहे हैं कि मोबाइल नंबर अपडेट करना है, ईमेल आईडी अपडेट करना है, तब आप वेब के थ्रू नहीं कर सकेंगे, आपको प्रॉपर DIR3 KYC लगाना पड़ेगा। समझ गए सर? पढ़िए, provided also that in case individual desires to update, okay, बोल रहे हैं individual desires to update his personal mobile number or the email address, तब तो भैया he shall update the same by submitting DIR3 KYC only, not the web one, ठीक है। और फीस वगैरह के लिए बोल रहा है कि भाई जो फीस लगता है वो तो लगेगा ही, तो आप बताइए क्या फीस है? 0। ये हो गया चैप्टर नंबर 11 का अमेंडमेंट, इतना ही था। मैंने बताया ना 2020 टर्म के लिए ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है आपके लिए। अब चैप्टर 12, बिल्कुल सही, मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर, MBP, मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर। इसमें सेक्शन 186 का एक अमेंडमेंट है एग्जेम्पशंस वाला में। एग्जेम्पशंस में एक ड्राफ्टिंग एरर था, वो ड्राफ्टिंग एरर को ठीक किया गया। अगर आपको याद हो सेक्शन 186 पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है एक्सेप्ट सबसेक्शन 1 फॉर द entities which are financing, the businesses which are engaged in the financing to companies लिखा हुआ था। अब एक बात बताओ, क्या फाइनेंस जो है बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग, बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग, भाई मैं तो कंपनी हूं, लेकिन क्या ये जरूरी है कि मैं फाइनेंस करूंगा, सामने वाला कंपनी होगा, ये जरूरी है क्या? नहीं। तो ये जो सामने वाला को मैं फाइनेंस कर रहा हूं वो कंपनी होगा, ये जरूरी नहीं है, इसलिए इसको कर दिया गया कंपनी विच इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग कंपनीज के जगह इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। तो ये ड्राफ्टिंग एरर था, इसको ठीक किया गया है, ठीक है। कई बार लॉ मेकर्स जो है वो ड्राफ्टिंग एरर कर देते हैं, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द ड्राफ्टिंग एरर। तो 186 का एक्सेप्ट सबसेक्शन 1 पूरा का पूरा एग्जामिनेशन पहले भी था, द कंपनीज विच आर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ
कंपनीज लिखा हुआ था, अभी आ गया बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग द इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। ओके, बस इतना ही था। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 13 में आपका कोई अमेंडमेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 14 में ही इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। अब ये अमेंडमेंट जो है ये एकेडमिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अमेंडमेंट है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसमें क्या है, यहां पर भी सबसेक्शन 8 में देखो किस घटिया लैंग्वेज में पहले लिखा हुआ था। सबसेक्शन 8 क्या है, अरेस्ट कौन कर सकता है, ठीक है। सबसेक्शन 8 है कि अरेस्ट भैया कौन कर सकता है। तो आइए देख लेते हैं, पहले क्या लिखा हुआ था कि अरेस्ट कौन कर सकता है। डायरेक्टर, एसएफआईओ का डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर। ऐसा लैंग्वेज नहीं लिखना चाहिए ना, आपको लिखना चाहिए द पर्सन हु इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। इन लोग सब तो ऊपर ही है ना, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर तो, और असिस्टेंट डायरेक्टर। तो लैंग्वेज क्या हो गया, पर्सन हु इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है। इफ एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, तो डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर को सब्स्टिट्यूट करके ला दिया गया ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। क्या करेगा सर इन लोग, और है कौन इन लोग, इन लोग एसएफआईओ का डायरेक्टर है, और इन लोग अरेस्ट कर सकता है एनी पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। अच्छा, अरेस्ट करके क्या करेगा, बिल्कुल सही, 24 घंटा के अंदर उसका पेशी होगा। पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखा हुआ था, लेकिन अब स्पेशल कोर्ट में भी पेशी हो सकता है। ये रहा देखिए सबसेक्शन 9 में, the officer authorized under subsection 8, who's the officer authorized under subsection 8, why officer not below the rank of assistant director shall immediately after the arrest of such person, immediately मतलब वही 24 घंटा के अंदर, क्योंकि वो नेक्स्ट सबसेक्शन में लिखा हुआ है 24 आवर्स के अंदर जो है आपको जो है उसको पेश करना पड़ेगा। कहां पेश करना पड़ेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट था, अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट को हटा करके क्या आ गया, स्पेशल कोर्ट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, मक्खन एकदम। सबसेक्शन 14 एक नया सबसेक्शन है जो इंसर्ट किया गया है, और ये भाई और शिकंजा कस रहा है फ्रॉड्यूलेंट पर्संस के ऊपर, कि कोई भी डायरेक्टर, ऑफिसर, मैनेजर, केएमपी ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर, ऑफिसर इन चार्ज, केएमपी, मैनेजर ऑफ द कंपनी, अगर फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाया गया, कंपनी का कोई भी एसेट्स, कैश उसके पास पाया गया, तो भाई ऑर्डर पास किया जा सकता है डिसजॉर्जमेंट का। डिसजॉर्जमेंट मतलब इन लोग को वापस से बोलेंगे कि जो भी आपने इलीगल प्रॉफिट्स कमाया है चुकाओ, विदाउट एनी लिमिट ऑफ लायबिलिटी, मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी इन लोग को भुगतना पड़ेगा। पढ़ते हैं, आइए देखिए सबसेक्शन 14 के बाद, मैंने बताया ना सबसेक्शन 14 के बाद एक नया सबसेक्शन इंसर्ट हुआ है, सबसेक्शन 14A। 14 नया नहीं है, उसके बाद 14A, वेयर द रिपोर्ट, रिपोर्ट मतलब वही ना, दो रिपोर्ट होता है। सबसेक्शन 11 में आता है इंटरिम रिपोर्ट, सबसेक्शन 11 में आता है इंटरिम रिपोर्ट, और सबसेक्शन 12 में जो फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आता है, ये हो गया इंटरिम रिपोर्ट, लिख लीजिएगा। जो मेन पेन है वो अपना रखा हुआ है इंस्टीट्यूट के अंदर। अरे चल जा भाई, चल गया, और एक पेन है। इंटरिम रिपोर्ट और सबसेक्शन 12 अपना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ठीक है। तो जब ये रिपोर्ट सबमिट हो चुका है और इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, ये रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, फ्रॉड हैज टेकन प्लेस इन द कंपनी एंड ड्यू टू सच फ्रॉड any director, KMP, other officer of the company or in the person or entity has taken undue advantage or benefit। समझ में आ गया ना, मैंने जो कहा था डायरेक्टर, KMP, ऑफिसर ऑफ द कंपनी, इन्होंने कुछ undue advantage benefit उठाया है, चाहे वो एसेट, प्रॉपर्टी, कैश कुछ भी रहा हो, CG कैन फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल फॉर एप्रोप्रिएट ऑर्डर। CG जाएगा किसके पास, NCLT के पास, क्या ऑर्डर पास करवाने, डिसजॉर्जमेंट ऑफ सच एसेट, प्रॉपर्टी, कैश, and also holding such director, KMP officer, any other person liable, personally liable। घर बार सब बेचा जाएगा, टीवी वीवी सब बेचा जाएगा भाई, ध्यान में ठीक ही बोला, टीवी वीवी बेचा जाएगा, एसेट्स का बात हो रहा है, लाइबिलिटीज का नहीं। गुड ह्यूमर, विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी, बिना कोई लाइबिलिटी का लिमिटेशन के, मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी,
पर्सनली इन लोग को ठोक दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसेक्शन 14 ने क्या बोल रहे बताइए कि अगर जो इंटरिम रिपोर्ट है या फिर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसमें ये लिखा गया कि भाई डायरेक्टर, ऑफिसर, केएमपी, एनी पर्सन दे हैव बीन इन्वॉल्वड इन द फ्रॉड, guilty of fraud, then central government has a power to move to NCLT, apply to NCLT and asking NCLT to pass an order for disgorgement of the assets, property, cash or any other benefit that they have taken undue, they have unduly taken, and also they shall be liable personally without any limitation of liability, मतलब unlimited liability. Chapter 15, one of my favorite chapters, compromise arrangement amalgamation. इसके जितने भी amendments है मैंने आपके लिए YouTube पर पूरा का पूरा चैप्टर अपलोड कर दिया है विथ ऑल दीज अमेंडमेंट्स। यहां पर जो भी अमेंडमेंट है वो मैंने ऑलरेडी चैप्टर में आपके लिए अपलोड कर दिया, वहां से आपको देख लेना है। पूरा चैप्टर 4 क्लास का है, YouTube में सर्च मारिएगा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन का, पिछले महीने अपलोड हुआ था। चारों क्लास पक्का से देखिएगा, बीच बीच का नहीं, पूरा 4 क्लास पक्का से देख लीजिएगा, ऐश करिए। अब अपने आ जाते हैं चैप्टर नंबर 16 यानी प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। इसमें ध्यान से सुनिएगा, अमेंडमेंट क्या बहुत अच्छा अमेंडमेंट है। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट को और काबू में लाने के लिए एक अच्छा अमेंडमेंट आया। देखिए क्या है मेन अमेंडमेंट, बोला यह है कि सबसेक्शन 2 के बाद, सेक्शन 241 में पहले 2 सबसेक्शन था, सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2, उसके बाद एक सबसेक्शन 3 भी आ रहा है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि सीजीबी एनसीएलटी के पास जा सकता है एक्स्ट्रा ये 4 में से कोई भी अगर ग्राउंड रहा तो। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अप्लाई टू एनसीएलटी ऑन एनी ऑफ दीज 4 ग्राउंड्स अगेंस्ट द कंपनी। क्या है वो 4 ग्राउंड? वो 4 ग्राउंड है, व्हेन आई एम सेइंग अगेंस्ट द कंपनी मींस अगेंस्ट द कंपनीज डायरेक्टर, ऑफिसर, केएमपी, जो भी ये किया। क्या कर दिया सर ऐसा कि सीजी को ट्रिब्यूनल जाना पड़ रहा है? ये 4 में से कुछ भी एक काम, या तो जो ऑफिसर, डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी है कंपनी का, उसने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, दे हैव पार्टिसिपेटेड इन द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, सीजी हैज अ रीजनेबल कॉज टू बिलीव। दूसरा, पहला वाला क्या था? फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। दूसरा, जो भी वो डायरेक्टर, ऑफिसर, मैनेजर, केएमपी है, प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिस नहीं लगाया। मतलब कंपनी कैसे चला रहा है? 100 रुपया का माल जो है 1 रुपया में बेच रहा है, 1 रुपया का माल जो है 100 रुपया में खरीद रहा है। कमर्शियल प्रैक्टिसेस जो है वो नहीं लगा रहा है, प्रूडेंटली धंधा को नहीं संभाल रहा है। तीसरा, इंडेंजर द ट्रेड एंड ओवरऑल इंडस्ट्री। पूरे इंडस्ट्री के नाम पर वो कलंक है, धब्बा है, ट्रेड को पूरा हैम्पर कर रहा है। दूसरा और तीसरा में फर्क है, दूसरा में तो वो अपना बिजनेस के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है, तीसरा में ओवरऑल इंडस्ट्री के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है। चौथा, डिफ्रॉडिंग द क्रेडिटर्स, मेंबर्स, उन लोग को धोखा देने की नीयत से कुछ काम किया। आइए देखते हैं ये 4 ग्राउंड फिर से एक बार। वेयर इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट देयर एग्जिस्ट सर्कमस्टांसेस सजेस्टिंग दैट एनी पर्सन हु इज कंसर्न इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, या तो इज यानी प्रेजेंट टेंस, या हैज बीन यानी पास्ट टेंस, अभी भी इन्वॉल्व है फ्रॉड में या पहले कभी था फ्रॉड में इन्वॉल्व, अगर सीजी को ऐसा ओपिनियन है, इज और हैज बीन इन कनेक्शन गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफिएसेंस, ये सब वर्ड्स आपको पता होना चाहिए, बहुत बार पढ़े हैं। फ्रॉड, मिसफिएसेंस, पर्सिस्टेंट नेग्लिजेंस इन कैरिंग आउट हिज ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। या फिर दूसरा मैंने क्या बताया? प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिस नहीं लगा रहा, साउंड बिजनेस प्रिंसिपल नहीं लगा रहा है, बिजनेस ऑफ कंपनी इज नॉट, अगेन प्रेजेंट टेंस, हैज नॉट बीन, पास्ट टेंस, कंडक्टेड विथ साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स और प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस। या फिर कंपनी इज और हैज बीन कंडक्टेड एंड मैनेज्ड बाय सच पर्सन, अगेन प्रेजेंट पास्ट दोनों है, इन अ मैनर व्हिच इज लाइकली टू कॉज सीरियस इंजरी और डैमेज द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड इंडस्ट्री। पूरे इंडस्ट्री और ट्रेड के नाम पर यह कलंक है, धब्बा है। या फिर टू डिफ्रॉड इट्स क्रेडिटर्स, मेंबर्स और एनी अदर पर्सन, या फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पस प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। तो सेक्शन 241 सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है? सीजी इज ऑफ द ओपिनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी ऑफ दीज सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट। क्या क्या बताइए, क्या 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 क्या?
फ्रॉड में इन्वॉल्व है, कंपनी के ऑफिसर, डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी is involved in the fraud or has been involved in the fraudulent activity, breach of trust, misfeasance, negligence of the duties under law. ठीक है, दूसरा वाला अपना बिजनेस को प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिस से नहीं चला रहे। तीसरा, पूरे ट्रेड के नाम पर धब्बा है, पूरे ओवरऑल इंडस्ट्री के नाम पर धब्बा है। चौथा, डिफ्रॉडिंग द क्रेडिटर्स और मेंबर्स। तब क्या होगा, मैंने क्या बताया, ये होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में इनिशिएट अ केस अगेंस्ट सच पर्सन, रेफर द सेम टू ट्रिब्यूनल। सीजी ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन फाइल करेगा और ट्राइब्यूनल को बोलेगा आप फैसला सुनाओ, क्या ये व्यक्ति इस योग्य है क्या कि ये कंपनी के डायरेक्टरशिप बना रहे, केएमपी बना रहे। विद अ रिक्वेस्ट दैट ट्राइब्यूनल में रिक्वायर इनटू द केस, इंक्वायर इनटू द केस एंड रिकॉर्ड अ डिसीजन वेदर और नॉट सच पर्सन is a fit and proper person to hold the office of director or in other office conducted the management of the company। क्या ये इंसान योग्य है कि ये डायरेक्टर बना रहे, केएमपी बना रहे, मैनेजर बना रहे। अब इसी से रिलेटेड अमेंडमेंट है। अच्छा, फिर तो वही बोल रहा है कि जो एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल करेगा, वेरिफिकेशन जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में होता है वैसे ही होगा। ठीक है, तो वो तो नॉर्मल है, प्रोसीजर पार्ट है, एकदम सिंपल कि सीजी जो केस फाइल करेगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉलो करके करेगा 1908 वाला। इसी से रिलेटेड अमेंडमेंट 242 में आया और 243 में आया, बहुत ध्यान से। 241 में सीजी ने अप्लाई कर दिया ट्राइब्यूनल को। अब सेक्शन 242 में भी तो इसका असर आएगा ना कि ट्राइब्यूनल अब फैसला सुनाएगा, तो उसके लिए भी एक नया सबसेक्शन 4 लाया गया कि अगर सीजी ने 241 में अप्लाई किया, 241 सबसेक्शन 3 में अगर अप्लाई किया तो ट्राइब्यूनल जांच किया और ट्राइब्यूनल को अगर लगा सीजी सही बोल रहा है, वाकई में ऐसा सर्कमस्टांसेस है, तो ट्राइब्यूनल बोल देगा, ऑर्डर पास कर देगा कि ये योग्य नहीं है कि डायरेक्टर मैनेजर के एमपी बना रहे। ये 242 में बोला जा रहा है। देखो, एट द कंक्लूजन ऑफ द हियरिंग ऑफ द केस, कौन सा वाला केस जो 241 सबसेक्शन 3 में फाइल हुआ था, ट्राइब्यूनल शैल रिकॉर्ड इट्स डिसीजन स्टेटिंग स्पेसिफिकली वेदर और नॉट द रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट कौन, प्लेंटिफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट था ना, रिस्पोंडेंट कौन, जो डायरेक्टर के एमपी के खिलाफ सीजी गया था ट्राइब्यूनल के पास, वेदर और नॉट रिस्पोंडेंट, ट्राइब्यूनल साफ साफ बता देगा कि वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन है कि नहीं टू होल्ड द ऑफिस। सेंट्रल गवर्नमेंट यही तो बोला था ना, जांच करो ये आदमी योग्य है कि नहीं, तो ट्राइब्यूनल अपना डिसीजन दे देगा योग्य है कि अयोग्य है। 243 में अब क्या बोल रहा है, इसी से रिलेटेड है, 241 सबसेक्शन 3 से रिलेटेड है। 241 सबसेक्शन 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल के पास अप्लाई किया, 242 में सबसेक्शन 4A में फैसला कर दिया ट्राइब्यूनल ने और मान लो अयोग्य घोषित किया, तब 243 बोल रहा है कि ऐसा डायरेक्टर को निकाल दिया जाएगा एंड कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा उसको फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, एंड दिल थाम करके बैठिए, फॉर नेक्स्ट 5 years he will be disqualified, not be allowed to become director in any company, किसी भी कंपनी में वो 5 साल तक नहीं बन सकेगा। अब ये भाई घुमा देने वाला अमेंडमेंट हम बता रहे हैं। सेक्शन 243 में अगर आपको याद हो, ऑलरेडी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या एनसीएलटी 243 में अगर आपको याद हो, एनसीएलटी अगर ऑर्डर पास करता था 242 में फॉर टर्मिनेशन एंड सेटिंग असाइड ऑफ द एग्रीमेंट विद द डायरेक्टर्स ऑफिसर, उन लोग वापस से डायरेक्टर नहीं बन सकता था 5 साल इन द कंपनी, मतलब उसी कंपनी में केवल 5 साल तक बैन था। ठीक है, लेकिन अभी क्या बोल रहा है, वो तो है ही, लेकिन ये जो ट्राइब्यूनल 242 सबसेक्शन 4A में ऑर्डर सुनाएगा कि योग्य नहीं है, तब वो 5 साल किसी भी कंपनी में नहीं बन सकता। समझ गए सर हम लोग कि पहले क्या होता था, अगर एनसीएलटी उसका एग्रीमेंट को टर्मिनेट करता था, सेट असाइड करता था, तो 5 साल केवल उसी कंपनी में नहीं बनता था, लेकिन सबसेक्शन 4A ऑफ सेक्शन 242 में अगर अयोग्य माना गया तो 5 साल किसी भी कंपनी में नहीं बन सकता डायरेक्टर। और सर वहां यहां पर वो है क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट विद द लीव ऑफ ट्राइब्यूनल अलाउ कर सकता है। हाँ, यहाँ पर है, जैसे पहले था ना कि 5 साल तक नहीं बन सकता इस कंपनी में, लेकिन अगर चलो सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको माफ कर दिया विद द लीव ऑफ ट्राइब्यूनल, तो तुम 5 साल के पहले भी बन सकते हो डायरेक्टर इन द कंपनी। और यहाँ पर भी वही है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट माफ कर दिया विद द अप्रूवल ऑफ द ट्राइब्यूनल, लीव ऑफ द ट्राइब्यूनल, तब तुम 5 साल के अंदर बन सकते हो डायरेक्टर किसी भी कंपनी में। चलो देखो, पढ़ो क्या बोल रहा है भाई। सेक्शन 243 के अंदर क्या बोला गया सबसेक्शन 1 में कि अगर वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है, ट्राइब्यूनल ने ऐसा ऑर्डर कर दिया 242 सबसेक्शन 4A में, तब क्या होगा, shall not hold the office of director or any other office regarding
conduct with the management of the affairs of any company for a period of 5 years from the date of the said decision. affairs of any company, किसी भी कंपनी में वो 5 साल नहीं बन सकता, ठीक है। तो एनी कंपनी का मतलब है अलग और द कंपनी मतलब हो जाता है स्पेसिफिक, या द कंपनी नहीं है या एनी कंपनी है। और फिर वही सब है कि सीजी में विद द लीव ऑफ द ट्राइब्यूनल परमिट सच पर्सन टू होल्ड एनी ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 5 years। ओके, और यहां पर ये है इतना बड़ा चीज जो है लिखा हुआ है कि कोई कंपेंसेशन मिलने वाला नहीं है। सबसेक्शन 1B में बोल रहा है नो कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के अंदर ही ये सेक्शन 245 से रिलेटेड अमेंडमेंट है, क्लास एक्शन सूट से रिलेटेड अमेंडमेंट है, ठीक है। रेवरेज एनसीएलटी रूल 2016, रूल 84। क्लास एक्शन सूट में किसको पावर है क्लास एक्शन सूट फाइल करने का, उसका लिमिट जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये पूरा अमेंडमेंट उस लिमिट का ही है, ठीक है। तो मैं आपको जो है वो लिमिट जो है आप एक जगह कॉपी पेन से जो है मार्क कर लीजिए, मैं वो आपको लिमिट जो है वो लिखवा दे रहा हूं। चलिए आइए, I'll need a rough page. Yeah, class action suit. पूरा एक क्लास लगा था क्लास एक्शन सूट खत्म करने में। चलिए देखिए, क्लास एक्शन सूट में अगर हम बात करें मेंबर्स का, इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अब अनलिस्टेड के अलग है और लिस्टेड के लिए अलग है, ठीक है। अनलिस्टेड कंपनी है कि लिस्टेड कंपनी है उस हिसाब से डिपेंड करेगा। 100 मेंबर्स, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। कौन क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हैं, या तो 100 मेंबर हो, या फिर 5% ऑफ टोटल मेंबर्स हो, या फिर मेंबर और मेंबर्स मतलब एक जन हो या एक से ज्यादा, उससे मतलब नहीं है। होल्डिंग 5% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, होल्डिंग 5% ऑफ आईएससी इशूड शेयर कैपिटल। लिस्टेड कंपनी में 100 मेंबर्स, 5% ऑफ टोटल मेंबर्स, या फिर मेंबर और मेंबर्स होल्डिंग 2% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। तो पूरा ही सेम है, खाली 5% अनलिस्टेड में और लिस्टेड में 2%, क्योंकि वहां पर जो है मार्केट कैप थोड़ा ज्यादा रहता है इसलिए 2%, ठीक है दोस्तों। अब डिपॉजिटर्स का अगर बात करें, क्लास एक्शन सूट तो डिपॉजिटर्स भी फाइल कर सकता है ना, तो डिपॉजिटर्स का अगर बात करें तो बिल्कुल आप सही है। 100 यहाँ लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों के लिए सेम है। 100 डिपॉजिटर्स, या फिर 5% ऑफ टोटल डिपॉजिटर्स, या फिर डिपॉजिटर और डिपॉजिटर्स to whom company owes 5% of total deposits। यानी अगर कंपनी का टोटल डिपॉजिट चुकाना बाकी है 100 करोड़ और मिस्टर एक्स को अकेला 5 करोड़ चुकाना बाकी है, तो मिस्टर एक्स अकेला ही काफी है। टोटल कंपनी को चुकाना था 100 करोड़, उसका 5% 5 करोड़ अकेला मिस्टर एक्स का बाकी है, तो मिस्टर एक्स अकेले ही जा सकता है क्लास एक्शन सूट सबके लिए, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट था जो आपको जानना जरूरी था। आप इसका स्नैप ले सकते हैं, यू कैन टेक द स्नैप। पहले आप इसका ले लीजिए, ओके डन। अब आप इसका ले लीजिए, अगर आपने नहीं लिखा है तो बेटर था लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। वाइंडिंग अप में सेक्शन 272 का सबसेक्शन 3 में एक छोटा सा अमेंडमेंट है लेकिन जरूरी है। याद है सबसेक्शन 3 में यहां पर एक लाइन लिखा हुआ रहता था कि आरओसी भी वाइंडिंग अप पिटीशन फाइल कर सकता है ट्राइब्यूनल के पास। आरओसी भी वाइंडिंग अप पिटीशन फाइल कर सकता है ट्राइब्यूनल के पास, एक्सेप्ट फॉर क्लॉज ए एंड क्लॉज ई। क्लॉज ए में, अरे यार सेक्शन 271 वाला, सेक्शन 271 में है ना ग्राउंड्स ऑफ वाइंडिंग अप, तो उसका क्लॉज ए और क्लॉज ई को छोड़ करके, सेक्शन 271 का क्लॉज ए और क्लॉज ई को छोड़ करके
आरओसी पिटीशन फाइल कर सकता था, लेकिन अब क्लॉज ई जो है उसको देखिए, क्लॉज ई जो है उसको हटा दिया गया है। इन सबसेक्शन 3 फॉर द वर्ड्स ब्रैकेट क्लॉज ई ऑफ दैट सबसेक्शन द वर्ड्स ऑफ दैट सेक्शन शैल बी सब्सटीट्यूटेड, मतलब क्लॉज ई को हटा दिया जा रहा है। अब ये था क्या, रुको, क्लॉज ए का ग्राउंड ऑफ वाइंडिंग अप था एसआरएनजीएम, तो इसमें तो आरओसी का कोई रोल ही नहीं है। क्लॉज ई में था ट्राइब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एन इक्विटेबल, तो अब आरओसी भी अगर कुछ ऐसा ग्राउंड दिखा दे दैट इट इज जस्ट एन इक्विटेबल, तो आरओसी जा सकता है, ठीक है, वाइंडिंग अप करवाने के लिए। तो ये कुछ बहुत बड़ा अमेंडमेंट नहीं था, बट थोड़ा सा ट्रिकी अमेंडमेंट था। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, आरओसी क्या पिटीशन फाइल कर सकता है वाइंडिंग अप के लिए ट्राइब्यूनल के पास? हाँ कर सकता है, एक्सेप्ट फॉर क्लॉज ए एंड क्लॉज ई, पहले हुआ करता था। अब वो क्लॉज ई हटा दिया, इसका मतलब अब क्लॉज ई के लिए भी आरओसी पिटीशन फाइल कर सकता है ट्राइब्यूनल के पास। क्लॉज ई में क्या था? जस्ट एन इक्विटेबल, तो अगर आरओसी भी कुछ जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड दिखा दे तो वो जा सकता है ट्राइब्यूनल के पास। आगे बढ़ते हैं, निधि कंपनीज में जो है वो अमेंडमेंट है। अच्छा, ये जितना भी अमेंडमेंट आज का है, मेजॉरिटी ऑफ द अमेंडमेंट्स कब का है? 15 अगस्त 2019 का। मैंने बताया ना, इसके पहले वाला आपको क्लास देखना जरूरी है, फर्स्ट वाला क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद ये वाला अमेंडमेंट क्लास करेंगे तो आपको ये डाउट नहीं रहेगा कितना अमेंडमेंट है, ये मैंने लास्ट क्लास ही बता दिया था। अब निधि कंपनी का जो अमेंडमेंट है वो मैं आपके साथ फटाफट डिस्कस करूंगा। 15 अगस्त 2019 से ये लागू है। सेक्शन 406 में अमेंडमेंट क्या आया? बोला भाई अब से निधि कंपनी कौन होगा ये बात नोटिफाई किया जाएगा ऑफिशियल गैजेट में। अनलेस योर नेम इज नॉट मेंशन्ड इन ऑफिशियल गैजेट, यू विल नॉट बी रिगार्डेड एज निधि कंपनी। मतलब आप निधि कंपनी अपने आप को तभी बोल सकते हैं जब आपका नाम ओजी में सीजी ने छापा है। When you have been notified as निधि कंपनी by central government in official gazette, then only you will be treated as निधि कंपनी। तो सर ऑलरेडी जो निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट करके बैठे हैं उनको भी अप्लाई करना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको भी ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगा। समझ गए? नया कंपनी तो नोटिफाई हो गई ओजी में, पुराने कंपनीज को भी नहीं छोड़ा। बोला ठीक है भले ही आप निधि हो, बट फिर भी अब आप नहीं हो, अब आप पहले हमारे पास आओ स्टेटस मांगने के लिए निधि कंपनी का। हम आपको स्टेटस देंगे बाय नोटिफाइंग यू इन ऑफिशियल गैजेट। उसके लिए इन्होंने एक फॉर्म का अनाउंसमेंट किया, NDH-4। अब ये पूरा जो अमेंडमेंट है यहां से, ये NDH-4 का है, फ्रॉम हियर। तो उसके ऊपर वाला पहले एक बार अपने पढ़ लेते हैं, फिर NDH-4 क्या है ना, डेट में अमेंडमेंट है, ठीक है। NDH-4 और उसका फाइलिंग डेट आपको सीखना पड़ेगा कि NDH-4 किस निधि कंपनी को कब फाइल करना है। बट पहले आइए एक बार ये वाला देख लीजिए, निधि कंपनी क्या होता है। वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, वो ऑलरेडी हम लोग कपल ऑफ क्लासेस निधि कंपनी के ऊपर कर रखे हैं। बोला निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मींस अ कंपनी विद सीजी बाय नोटिफिकेशन इन ओजी डिक्लेयर्ड टू बी निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। आप निधि नहीं है जब तक आपको सीजी नोटिफाई नहीं करता इन ओजी। और फिर वही है कि सीजी ओजी में जो है वो ये बता सकता है कि पूरा एक्ट हो सकता है नहीं अप्लाई हो, तो सीजी के पास पावर है कि वो ओजी में नोटिफाई कर सकता है दैट सम पोर्शन ऑफ द एक्ट शैल नॉट अप्लाई। एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन शैल नॉट अप्लाई टू निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी, या फिर कुछ एक्सेप्शंस वगैरह के साथ अप्लाई होगा विद सच एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन एंड अडेप्टेशन। बहुत सिंपल है। अब ऐसा कोई भी अगर नोटिफिकेशन आया सेंट्रल गवर्नमेंट लाना चाह कि ये फलाना फलाना सेक्शन निधि कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो बोल रहे भाई रुक जाओ, नोटिफिकेशन का जो कॉपी है, ड्राफ्ट कॉपी पहले पार्लियामेंट में पेश करो यार। कॉपी ऑफ एवरी नोटिफिकेशन which is proposed to be issued under subsection 2। subsection 2 में वही कि कुछ सेक्शंस अगर हम लोग को निधि के ऊपर नहीं लागू करना है या एक्सेप्शंस में लाना है, मॉडिफिकेशंस करना है, shall be laid in draft notification पहले आपको ले डाउन करना पड़ेगा बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जब वो सेशन में, लोकसभा राज्यसभा, व्हेन इट इज इन सेशन फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 दिन तक वो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आपको रखना पड़ेगा। एंड इफ बोथ द हाउसेस एग्री इन डिसअप्रूविंग, लोकसभा राज्यसभा दोनों खारिज कर दिया ये नोटिफिकेशन डिसअलाउड
डिसअप्रूविंग द इशू ऑफ नोटिफिकेशन, या फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने कुछ मॉडिफिकेशन सजेस्ट किया, तो नोटिफिकेशन शैल नॉट बी इशूड, या फिर इशू करोगे तो वो मॉडिफिकेशन के साथ, और एज द केस में भी शैल बी इशूड ओनली इन सच मॉडिफाइड फॉर्म एज अग्रीड बाय बोथ द हाउसेस। आराम से, तीन बड़ा बड़ा बात, आप निधि कंपनी नहीं है जब तक आपको नोटिफाई नहीं किया जाता ओजी में। दूसरा बात, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आपको एक्सेप्शंस, अडेप्टेशन, मॉडिफिकेशंस या कुछ सेक्शंस नहीं भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में छापने के पहले will have to be laid down in both the houses of parliament for a total period of 30 days। और अगर दोनों ने डिसअप्रूव कर दिया तब तो नोटिफिकेशन इशू ही नहीं होगा, और अगर दोनों हाउसेस ने कुछ मॉडिफिकेशन अगर लेकर के आया तब वो मॉडिफाइड फॉर्म में ही आपको नोटिफिकेशन इशू करना पड़ेगा। अब ये 30 डेज बड़ा इंटरेस्टिंग है, बोल रहे 30 डेज काउंट कैसे होगा, बहुत ध्यान से। while counting these 30 days, जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 30 डेज तक रहेगा वो कैसे काउंट होगा, no account shall be taken of any period during which houses is prorogued or adjourned for more than 4 consecutive days। समझ में आ गया? 30 डेज का काउंटिंग जबरदस्त है। कई बार होता है ना, हंगामा हो गया, अब 2 दिन बाद मिलो, 2 दिन लोकसभा राज्यसभा स्थगित किया जाता है, टुडे इज मंडे, ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं मिलेंगे, तो क्या ये 30 डेज जो हम लोग काउंट कर रहे हैं इसके अंदर ट्यूसडे वेडनेसडे गिना जाएगा? आंसर इज गिना जाएगा। 4 से ज्यादा कॉन्जिक्यूटिव डेज अगर एडजन होता है तब वो पीरियड नहीं गिना जाएगा। आज मंडे हंगामा हुआ और लोकसभा और राज्यसभा का स्पीकर लोग ने बोला सुनो भाई अब मिलते हैं हम लोग फ्राइडे को, सीधा फ्राइडे मिलेंगे। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 ही दिन तो हुआ, काउंट होगा 30 डेज में। या फिर मंडे को बोला है भाई सैटरडे मिलते हैं, सैटरडे, तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 4 दिन का छुट्टी हो गया, क्या काउंट होगा? ये भी 30 डेज के अंदर काउंट होगा भाई, क्योंकि मोर देन कॉन्जिक्यूटिव 4 डेज अगर एडजन होगा तब काउंट नहीं होगा। आज मंडे है, स्पीकर्स ने बोला सीधा नेक्स्ट मंडे तक एडजन होता है, तो 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज से ज्यादा एडजन हुआ तब ये ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे एक भी दिन काउंट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 2 दिन काउंट कर लेंगे, नहीं, एक भी दिन काउंट नहीं होगा। 4 से ज्यादा कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए अगर एडजन हुआ तब वो पीरियड 30 डेज के अंदर काउंट नहीं होगा। समझ में आ गया सर? और फिर कॉपी ऑफ एवरी नोटिफिकेशन जो है एज सुन एज आफ्टर इट हैज बीन इशूड बी लेड डाउन बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और फिर ऑफिशियल गैजेट में जब छाप देंगे तो फिर हम लोग जो फाइनल नोटिफिकेशन जो छापे थे वो भी हम लोग पार्लियामेंट को बता देंगे। अब यहां से मैंने NDH4 कि ये NDH4 मैंने आपको बताया ना, आपको अब स्टेटस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जस्ट लाइक डोरमेंट कंपनी को अप्लाई करना पड़ता है ना कि आप डोरमेंट हो तो आपको आना पड़ेगा, हम लोग के पास फॉर्म जमा करना पड़ेगा, अप्लाई फॉर द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। वैसे अगर आप निधि कंपनी हो यू विल हैव टू अप्लाई फॉर द स्टेटस ऑफ निधि कंपनी टू सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके लिए एक फॉर्म है NDH4, वो NDH4 आपको जमा करना है। अब ये पूरा का पूरा जो है ना NDH4 का टाइम लिमिट है, ये पूरा पन्ना में जो है NDH4 का टाइम लिमिट है। इसका हम आपको एक चार्ट बना करके दे रहे हैं, उससे आपका लाइफ जो है मक्खन हो जाएगा। आइए NDH4 आप भी कॉपी पेन निकाल लीजिए और साथ साथ ये चार्ट बना लीजिए कि NDH4 टाइम लिमिट फॉर सबमिटिंग NDH4 बाय निधि कंपनीज। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, मक्खन की तरह मैं आपके एकदम इंटरप्रेट करके बता दे रहा हूं। 3 प्रकार के निधि कंपनीज में बांटा गया है। एक जो 15 अगस्त 2019 के अमेंडमेंट 15 अगस्त 2019 अमेंडमेंट किया गया, उसके बाद ये निधि कंपनी खोला गया। टाइम लिमिट फॉर सबमिटिंग NDH4 बाय निधि कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड, बाय निधि कंपनी तक तो ऊपर में कॉमन है, इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर
अगस्त 2019, क्योंकि इसी दिन वो अमेंडमेंट लाया गया। ठीक है, उसके लिए एक टाइम लिमिट है। दूसरा प्रकार का निधि कब नहीं है, एग्जिस्टिंग निधि कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड बिफोर 15 अगस्त 2019। और तीसरा जो कंपनीज एक्ट 2013 के पहले प्रीवियस कंपनी लॉ में निधि कंपनी था, निधि कंपनी अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। समझ में आ गया? 15 अगस्त 2019 या उसके बाद जो निधि कंपनी बना। दूसरा वाला बात, जो कंपनीज एक्ट 2013 में ही निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ 15 अगस्त 2019 के पहले। और तीसरा जो एकदम कंपनीज एक्ट 2013 के पहले, यानी कंपनीज एक्ट 1956 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ में निधि कंपनी पैदा हुआ। इन लोगों को क्या करना है, सबको मैंने बताया ना, NDH 4 में जमा करना है और स्टेटस अप्लाई करना है फॉर निधि कंपनी। पूरा डिटेल्स इन लोगों को सबमिट करना पड़ता है NDH 4 में। अब इसका टाइम लिमिट क्या NDH 4 जमा करने का, जो 15 अगस्त 2019 या उसके बाद इनकॉर्पोरेट हुआ, उसका जो टाइम लिमिट है आपको जमा करना पड़ेगा विद इन 60 डेज। 60 डेज कहां से, विद इन 60 डेज ऑफ 1 ईयर, विद इन 60 डेज ऑफ 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, 60 डेज ऑफ 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, या फिर सच एक्सटेंडेड टाइम बाय रीजनल डायरेक्टर। आरडी के पास अगर आप अप्लाई करते हैं तो आरडी जो है ना वो आपको एक्सटेंशन दे देता है निधि कंपनी लोग को, तो अगर कुछ टाइम एक्सटेंड हुआ तो वहां से 60 डेज। ठीक है, ये देखिए यही बात आपको लिखा हुआ यहां पर दिखाई देगा। समझ में आया ना? आपका 1 साल कंप्लीट हो गया इनकॉर्पोरेशन से, या फिर आरडी ने जो आपको टाइम दिया था एक्सटेंशन वाला वो खत्म हो गया, अगर एक्सटेंशन मिला है तो वहां से 60 डेज के अंदर आपको NDH 4 जो है वो लगा देना है। ये देखिए NDH 4 क्या बोल रहा है, देखो, इफ निधि इज इनकॉर्पोरेटेड दिस एक्ट ऑन और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ निधि अमेंडमेंट रूल 2019, ऑन और आफ्टर, ये कब कमेंस हुआ, ये निधि अमेंडमेंट रूल 2019 15 अगस्त, इसलिए मैंने चार्ट में लिख दिया था ऑन और आफ्टर 15 अगस्त 2019। तो NDH 4 को लगाना है 60 डेज फ्रॉम एक्सपायरी, 1 ईयर फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, या फिर पीरियड ऑफ एक्सटेंशन ग्रांटेड बाय आरडी। मक्खन। तो वही चीज मैंने आपको जो है वो चार्ट में बखूबी बताया था। अब देखिए दूसरा वाला, निधि अगर इनकॉर्पोरेट हो रखा है इस एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013, मेरा दूसरा वाला कैटेगरी है, बिफोर 15 अगस्त 2019, तब उसको NDH 4 क्या बोला है करना है, सबमिट विद इन 1 ईयर फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। यहां 60 डेज नहीं है, इसको सीधा जब इनकॉर्पोरेट हो वहां से 1 ईयर, या फिर 6 मंथ्स ऑफ निधि अमेंडमेंट रूल 2019 विच एवर इज लेटर। आइए इसको मैं आपको चार्ट में जो है वो लिख करके दिखा देता हूं। 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, या फिर 6 मंथ्स फ्रॉम 15 अगस्त 2019 whichever is later। और जो प्रीवियस कंपनी लॉ में था उसको तो भाई बोला गया, उसको थोड़ी ना बोलेगा 1 ईयर फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, वो तो इनकॉर्पोरेट 1956 में, 1956 वाला एक्ट में हो रखा था, बहुत समय हो गया होगा, तो इसको तो खाली एक ही टाइम दिया गया, भाई रूल्स चेंज हुआ, 6 महीने का टाइम दे रहे तेरे को, NDH 4 जमा कर, 6 मंथ्स फ्रॉम 15/8/19। आइए भी मैं दिखा देता हूं, ये देखिए अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ जो है उसको तो भाई खाली 6 महीना ही दिया गया। ठीक है, और सारा बात जो है वो ऑलरेडी आप लोग को कवर करवाया गया है, तो इसका आप स्नैप ले सकते हैं। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का अमेंडमेंट ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, 30-35 मिनट्स या मे बी 50 मिनट्स का अप्रॉक्स वीडियो है, लगभग 1.5-2 महीना पहले अपलोड कर दिया गया था, वहां से देख लीजिएगा।
और इसके अलावा आप जानते हैं ये लॉकडाउन 4 जो है वो आज से स्टार्ट हो चुका है, बट फिर भी जितना भी लॉकडाउन 1 2 3 4 5 आए मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, डेली डेली ऑन एन एवरेज 2-2 वीडियो करके अपलोड हुआ है इस दौरान। नॉर्मली एक होता था, बट आप लोगों के लिए 2-2 वीडियो करके अपलोड हुआ है। कॉम्प्रोमाइज एलिमिनेशन पूरा डाला हुआ है 4 क्लास। इसके अलावा कंपटीशन एक्ट जो है सारे फाइनल में, सीए सीएस सीएमए फाइनल, सीएस एग्जीक्यूटिव में तो भाई 25 नंबर का, उसका पूरा चारों क्लास जो है कंप्लीट हो गया डालना। तो प्लीज वो सब देखिए और उसका मजा उठाइए। इस वीक के एंड तक मैं आपके लिए कंपनी लॉ वॉल्यूम 2 का, यानी पूरा का पूरा डायरेक्टर्स पोर्शन और पूरा ही वॉल्यूम 2 का जबरदस्त एक रिवीजन क्लास जो है वो अपलोड करने वाला हूं, उसका मजा भी उठाइएगा। ओके, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय, एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड अच्छे से पढ़िए यार, एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।